लेटेस्ट अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है फिलहाल वो ये है कि इंडिया और यूएस दोनों का जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। सो यूएस का इन्फ्लेशन 6% से घटकर 5% हो गया है और इंडिया का इन्फ्लेशन 6.44% जो कि फरवरी में था वो घटकर मार्च में 5.66% हो गया है। तो इंडिया का तो आपको पता है आरबीआई ने इस बार रेपो रेट हाइक नहीं किया था, 6.5% ही रखा है। तो मोस्टली अब लगता है कि शायद ये डिसीजन सही था क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी कमा है, 6% से काफ़ी कम आ गया है अब। और आरबीआई का कंफर्टेबल फिगर यही है 2 to 6%, और 4% अगर चला जाए इन्फ्लेशन तो वो बेस्ट है हमारे लिए। हाँ, यूएस में ऑल्दो घटा है, 5% आया है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा, उन्हें 2% लाना है, उन्हें 2%। तो उन्हें अभी टाइम लगेगा। बट या इंडिया में फिलहाल अगर 1-2 महीने और देखा जाए, अगर इन्फ्लेशन 6% से कम ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, जो कि फिलहाल नहीं लग रहा है कि जाएगा, तो चांसेस फिलहाल नहीं लग रहे हैं कि इंडिया में अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से आगे ऊपर बढ़ेगा। सो इंटरेस्ट रेट मोस्टली यही रहेगा। अगर आप 10 ईयर जीसेक भी देखें तो 7.2% के आसपास है और रफली ऐसा ही रहेगा, 7.1, 7.3, 7.2 इसी के आसपास रहेगा मोस्टली। और यूएस में अगर आप देखें तो यूएस में डेटा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ डेटा ऐसा लग रहा है जैसे उसको देखकर लगता है कि शायद एक माइल्ड रिसेशन आ सकता है टुवर्ड्स एंड दिस ईयर इटसेल्फ। कुछ डेटा को देखकर लग रहा है कि नहीं, अभी भी इकोनॉमिक ठीक ठाक चल रहा है। लाइक फ्राइडे को ही उनका जो टॉप बैंक्स हैं उसका रिजल्ट्स आया है, सिटी ग्रुप का, जेपी मॉर्गन चेज और वेल्स फार्गो, सभी का रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग रिजल्ट्स अच्छा आना भी था। बैंक्स, आपको पता है जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो इनिशियल फेज में तो बैंक्स के लिए अच्छा है ना, उनका इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोन पे तो तुरंत बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट लेकिन एफडी का वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो उसके कारण जो लोन का उनका इंटरेस्ट इनकम है ना वो बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए बहुत प्रॉफिट होता है। इंडिया में भी आप देख रहे हैं बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में करेंगे। प्लस यूएस के बैंक, बड़े बैंक्स को एक और ये फायदा हुआ है कि आपको पता है रिसेंटली वहाँ बैंकिंग, कुछ जो स्मॉल बैंक्स या फिर मिड साइज बैंक्स में प्रॉब्लम आया, तो उसके कारण डर कर जो कस्टमर्स थे उनके, उन्होंने डिपॉजिट लार्जर बैंक्स में शिफ्ट कर दिया, तो उसके कारण उनका डिपॉजिट बेस और भी बढ़ा। बिग जो लार्ज बैंक्स है यूएस में, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण जो प्रोविजनिंग है बैड लोन्स का, क्योंकि बैड लोन्स आएंगे, इंडिया में भी आएगा, यूएस में भी आएगा। यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा है इसलिए वो ज़्यादा आएगा वहाँ पे, तो वो प्रोविजनिंग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा सेट असाइड रख रहे हैं। तो जो बड़े बैंक है वहाँ तो फिलहाल नहीं लगता है कि प्रॉब्लम आएगा। अभी और भी कुछ बड़े बैंक्स का आने वाला है रिजल्ट्स, तो मोस्टली वो ठीक ही रहेगा। हाँ, छोटे और मिड साइज बैंक्स में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आया, बट ओवरऑल ऐसा नहीं लगता है कोई मेजर प्रॉब्लम है। और प्लस ये भी है कि ये जो प्रॉब्लम आया था यूएस बैंकिंग में ना, वो क्वार्टर एंड में ही आया है, तो अगर उसका कुछ असर भी हुआ है तो नेक्स्ट क्वार्टर में ही सही से पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स का भी हमें वेट करना होगा। बट या बड़े बैंक्स को तो लगता नहीं कि एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और अगर आप यूएस में रेट हाइक को देखें तो वहाँ एक तो रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं और आने वाले लेट्स सी अभी और भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ दूसरे सेक्टर्स का भी रिजल्ट देखना होगा, तब एक्चुअली हमें पता चलेगा कि यूएस में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है कि नहीं। प्रॉब्लम तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसका असर धीरे धीरे आना शुरू होता है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो दिखेगा। लेकिन हाँ, अभी एटलीस्ट पता चलेगा कि स्टार्ट हुआ है कि नहीं। जो रियल प्रॉब्लम है वो 3-4 महीने 5 महीने के बाद पता चलेगा हमें। तो लेट्स सी दूसरे सेक्टर्स के भी कुछ बड़ी कंपनीज का जब रिजल्ट्स आएगा उससे पता चलेगा। वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखें ना तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ भी अच्छा खासा चल रहा है अभी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मेजर प्रॉब्लम। तो ये डेटा देखकर लग रहा है कि नहीं, यूएस में तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम है नहीं खास। लेकिन दूसरे डेटा, अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा ये सब देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, तो उसे देखकर लग रहा है कि नहीं, शायद रिसेशन आ सकता है। तो ओवरऑल ये सारे डेटा को देखकर और प्लस वहाँ कोर इन्फ्लेशन का भी जो डेटा आया है इन्फ्लेशन का ना, कोर इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि उसमें आप एनर्जी और फूड के प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसे बहुत वोलाटाइल माना जाता है, सीपीआई में इसे इंक्लूड किया जाता है। तो वो भी थोड़ा ऊपर आया है फरवरी के नंबर से। तो मोस्टली यही लगता है कि मई में फेड, पहले तो लग रहा था 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएगा, लेकिन हाँ, ये जो बैंकिंग का प्रॉब्लम आया है
उसके कारण अब लग रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स ही बढ़ेगा। उसके बाद 1 महीने का और इन्फ्लेशन नंबर आएगा, कुछ और डेटा आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि जून में भी रेट हाइक होगा कि नहीं। बट मई का तो फिलहाल लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो मोस्टली होगा। और या यहाँ से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक होगा। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अब खत्म ही हो गया रेट हाइक। यूएस में भी शायद 1 या 2 रेट हाइक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और कोई बड़ा रेट हाइक नहीं होगा फिलहाल, नहीं लगता है। तो अगर रेट हाइक नहीं होगा तो इन अ वे इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि जो क्रेडिट है ना, अगर आप रेट हाइक बहुत बढ़ा देंगे तो क्रेडिट कॉर्पोरेट्स है उसको लोन लेने में प्रॉब्लम होगा। रिटेल जो कस्टमर्स हैं, मतलब हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें लोन लेने में प्रॉब्लम होगा। लोन नहीं लोगे तो आप शायद नहीं खरीदना चाहोगे अभी, या फिर कार खरीदना नहीं चाहोगे। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण ओवरऑल इंडस्ट्री हिट होता है। और यूएस में अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद करते हैं तो उसके बाद ये भी प्रॉब्लम आएगा कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ चुका है उसका जो इफेक्ट है वो आना शुरू होगा। उसके कारण यूएस में माइल्ड रिसेशन आ सकता है। मोस्टली 3-4 महीने के बाद वो एग्जैक्टली पता चलेगा हमें। तो अगर उस तरह का कुछ आता है तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएगा। इस साल बिल्कुल नहीं लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑल्दो लोग बोल रहे हैं कि इस साल के लास्ट भी शायद होगा, बट लगता नहीं कि होगा, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। 2% 5% में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस साल तो नहीं लगता होगा। नेक्स्ट ईयर, यस, नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल होगा, बट एग्जैक्टली कब होगा देखना होगा। कुछ डेटा पे डिपेंड करेगा, डेटा कैसा आता है। और अगर यूएस में मान लीजिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, कुछ बड़े बैंक्स में या फिर दूसरे सेक्टर की कुछ कंपनीज में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के कारण, तो वो दूसरा केस है। फिर तो उन्हें इंटरेस्ट रेट फिर शायद तुरंत कट करना होगा। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेट्स सी, कुछ महीने में पता चलेगा। अगर वो सब प्रॉब्लम नहीं आता है तो नेक्स्ट ईयर ही रेट कट होगा, और जब रेट कट होगा तो ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, रेट कट नेक्स्ट ईयर होगा ये बात सही है, लेकिन मार्केट उसको प्राइस इन इस साल ही कर लेगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स जो बड़े बड़े और भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यूएस में, इंडिया में, उन्हें भी बिल्कुल आइडिया होगा कि क्या होने जा रहा है। तो उसके कारण मार्केट पहले से ही मूव करेगा, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर मूव करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ इस साल के सेकंड हाफ में, क्योंकि इंडिया में चीज़ें मोस्टली अभी ठीक ठाक लग रही हैं। जो रिजल्ट्स भी आ रहा है, लाइक बैंकिंग का रिजल्ट्स अब एचडीएफसी का आने वाला है, फिर आईसीआईसीआई सब आएगा, अभी आने वाला रिजल्ट्स है। आईटी का रिजल्ट्स आपने देखा होगा, टीसीएस इन्फोसिस अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ये पूरा साल ही उनका खराब होगा, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम है ना, पूरा उनका ज्यादातर बिजनेस जो है यूएस से आता है। यूएस में भी बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा बिजनेस आता है, वहां प्रॉब्लम चल रहा है। तो प्रॉब्लम तो आना ही था, और ये प्रॉब्लम पूरे साल रहेगा। आईटी की मैं बात बोल रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, जो इंडिया की कंपनीज हैं जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है, वहाँ कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं लग रहा है। उनका भी ऑफकोर्स बिजनेस थोड़ा तो हिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में भी बढ़ा है तो थोड़ा हिट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगा। तो इंडिया में तो बैंकिंग आप देख रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, वो ठीक ठाक रहेगा ये पूरे साल, बैंकिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप कॉन्ट्रा बेट लेना चाहें, क्योंकि कॉन्ट्रा मीन जो सेक्टर अभी अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, तो वो तो ऑफ कोर्स आईटी और फार्मा है। तो आईटी अगर आपको अगर आपको आइडिया है कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आईटी में बेट लिया जा सकता है अभी। ज़्यादा एक्सपोजर एक साथ बिल्कुल नहीं ले, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, आईटी में भी और भी गिरावट आ सकता है, क्योंकि अभी और भी रिजल्ट्स आएंगे, लाइक एचसीएल का रिजल्ट आने वाला है, उनका भी अच्छा नहीं आएगा। विप्रो का रिजल्ट्स आने वाले हैं, प्लस ये जो मिड कैप के की कंपनीज हैं, स्मॉल कैप की कंपनीज, उनका भी रिजल्ट्स आएगा। तो अभी और गिरावट आएगा। तो ऑफ कोर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं, स्लोली करें। बेस्ट मैंने हमेशा बोला है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा, मतलब हमारे लिए अच्छा होगा 6 मंथ्स का एसटीपी या एसआईपी, उसमें कोई हेडेक्स नहीं है। और नहीं तो अगर आपको अच्छा आइडिया है तब तो जब जब गिरे तो थोड़ा थोड़ा आप खरीद सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली फार्मा भी देखें तो फार्मा भी अब, लाइक कोरोना पैंडेमिक के समय तो जब रैली आया था, बहुत अच्छा रिटर्न आया था फार्मा का। अब समय हो गया है, फार्मा कंपनीज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट हाँ, कोरोना वाला परफॉर्मेंस तो अब नहीं आएगा ना, वो ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन हाँ, बुरी कंपनीज नहीं, अच्छी कंपनीज हैं, और काफी समय से परफॉर्मेंस भी नहीं आया, तो यहाँ भी परफॉर्मेंस आने का उम्मीद है। तो यहाँ भी एटलीस्ट कुछ एक्सपोजर लिया जा सकता है फार्मा में भी। बैंकिंग तो
नो ब्रेनर है, अभी लग रहा है कि ठीक ही परफॉर्मेंस आएगा इनका भी। ऑफ कोर्स इनका जो मार्जिन है वो हिट होना शुरू होगा नेक्स्ट क्वार्टर से मोस्टली, उसके बाद से, क्योंकि अब उन्हें एफडी में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा ताकि ज़्यादा एफडी लिया जा सके, तो उसके कारण मार्जिन उनका भी हिट होगा। लेकिन हाँ, ये साल ओवरऑल ठीक ठाक होगा क्योंकि बिजनेस भी उनका अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो बैंकिंग एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक तो लगता है ठीक ठाक रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3-4 ईयर्स, क्योंकि अभी एनपीएज उनका बहुत कम है और प्रोविजनिंग ये सब बहुत अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। तो जब ये लोन देना शुरू करेंगे ना, तो 3-4 साल में धीरे धीरे कुछ लोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू करेंगे, तो उनका एनपीएस बढ़ना शुरू होगा, प्रोविजनिंग बढ़ना शुरू होगा, उसके बाद उनके प्रॉफिट्स कम होने लगेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना 3-4 साल में बैंकिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने लगेगा और फिर वहाँ स्टॉक्स हैम्पर करेगा। बट हाँ, एटलीस्ट 1-2-3 साल तक तो फिलहाल ऐसा देखकर लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। तो बैंकिंग ठीक ठाक है, आईटी कॉन्ट्रा आप ले सकते हैं, फार्मा कॉन्ट्रा आप ले सकते हैं, तो ये सब है। और ऑटो, ऑफ कोर्स ऑटो का भी परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। एक बात हमेशा याद रखें ना कि इंडिया में अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, कि जो महंगी चीजें हैं किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे, ज्यादातर सेक्टर्स में जो भी महंगी चीजें हैं उसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो वैल्यू प्रोडक्ट्स है ना, थोड़ा जिसका प्राइस कम है, उनका डिमांड है लेकिन ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है। लाइक कार्स में भी आप देखेंगे, प्रीमियम कार्स का डिमांड बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट में देखेंगे ना, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का आप देखेंगे तो जिसका प्राइस 5 करोड़ 10 करोड़ है, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं वो। तो ये ज़्यादातर सेक्टर्स में ऐसा देखने को मिला है। एफएमसीजी में भी जो महंगे प्रोडक्ट्स है ना, वो उनका डिमांड बिल्कुल बना हुआ है, उसमें कमी नहीं आ रहा है। तो किसी भी स्टॉक को खरीदते वक्त इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो ये था स्टॉक मार्केट मोस्टली। लाइक स्टॉक मार्केट तो मैंने कई बार आपको बताया है, ये पूरा फर्स्ट हाफ प्रॉब्लम होगा, सेकेंड हाफ मोस्टली ठीक होगा। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव है। और रेट कट भी होगा नेक्स्ट ईयर, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म होराइजन है तो बिल्कुल हम अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कैश रखा हुआ है और मैं भी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में या 3-4 मंथ्स में डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है फिलहाल। मार्केट्स में प्राइस करेक्शन बहुत हुआ है, 1.5 साल से कुछ नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, और कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, तो बिल्कुल इट मेक्स सेंस। तो मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मोस्टली, मैं आपको बताऊंगा भी शायद जब भी मैं करूंगा, एक दो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा कहाँ मैं खरीद रहा हूँ, सो दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो। कि ये था इक्विटी। डेट में अगर आप देखोगे तो डेट में तो नो ब्रेनर है ना, मतलब मैं लास्ट ईयर से ही आपको बोल रहा हूँ कि ये नो ब्रेनर है, अप्रैल ऑनवर्ड्स। एफडी में आपको ऑलरेडी अच्छे खासे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, खासकर जो शॉर्ट टर्म है 1-2-3 साल का। लॉन्ग टर्म में अभी इंटरेस्ट रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो आने वाले समय में वो भी आपको अच्छा मिलने लगेगा लॉन्ग टर्म में भी, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स। डेट में भी ठीक ठाक रिटर्न्स आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट शायद यहाँ से नहीं बढ़े, बढ़ेगा भी तो बहुत कम बढ़ेगा, कोई बहुत मेजर नहीं लगता कि बढ़ेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है। तो ये सब किया जा सकता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये प्लीज ध्यान में रखें, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च जरूर करें। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और बोल रहा है उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बिल्कुल इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, सभी जगह से आप इंफॉर्मेशन लें, लेकिन सभी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग होता है, मार्केट नॉलेज अलग होता है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कंडीशन में हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। तो इस चीज़ों को हमेशा आप ध्यान में रखें। सो दिस इज डेट। गिल्ड फंड्स में भी बिल्कुल एक्सपोजर लिया जा सकता है। गिल्ड फंड्स भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो कभी कभी उसमें निगेटिव रिटर्न्स भी देखने देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड्स बिल्कुल इट मेक्स सेंस, अगर किसी का होराइजन 2-3 साल का है तो किया जा सकता है। और गोल्ड तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये साल गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। अगर यूएस में कुछ रिसेशन टाइप अगर आता है तो गोल्ड का प्राइसेस और ऊपर जाएगा। 65 प्लस तो बिल्कुल जाना चाहिए, ये साल 60 प्लस तो ऑलरेडी जा रहा है। तो लेट्स सी। और रियल एस्टेट अगर देखें तो देखिए, रियल एस्टेट लाइक आप लग सकता है ऐसा ना कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसका डिमांड घटेगा। तो बिल्कुल शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अब क्या हुआ है ना कि इंटरेस्ट रेट अब आरबीआई ने अभी स्टॉप किया है और लग रहा है शायद स्टॉप करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, तो उसके कारण एक स्टेबिलिटी आ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 9% का होम लोन मोस्टली अभी उस रेंज का रफली मिल रहा है। कोर्स पहले से बढ़ा है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और प्लस एक तरह से ये
मतलब माइंडसेट में आ गया कि भाई शायद इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़े। तो यहाँ से लोग एक कॉल ले सकते हैं कि ओके इस तरह का इंटरेस्ट है तो हमें खरीदना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि रियल एस्टेट के डिमांड में कोई खास कमी आएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, क्योंकि कुछ सालों से बिल्कुल रियल एस्टेट में मूवमेंट नहीं था, खासकर कोविड के समय, और उससे पहले भी कई मेजर सिटीज में आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा था। तो अभी वो पिकअप स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली वो खत्म हो जाएगा। तो रियल एस्टेट भी ठीक ठाक चले।